तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हो रही है और बेसिकली चैप्टर 1 जैसा हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो उसके बाद चैप्टर 2 आ रहा है। सिलेबस हमने लगा रखा है ताकि आपको हर एक स्लाइड में चैप्टर की क्लियरेंस मिलती रहे। तो चैप्टर 2 में हमारा क्या है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर से जुड़ी जो आधारभूत संरचना है वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बातें हैं और छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि आज ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या बातें लिखी हुई हैं। पहले लिखा हुआ है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो एक आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, तो वही आर्किटेक्चर यानी कंप्यूटर की अगर संरचना बनी तो वो किस तरीके से बनी। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्रोग्रामर के नजरिए से कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनल बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। इसे सिस्टम यूनिट का लॉजिकल स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। जाहिर बात है, अगर कंप्यूटर है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी जो होती है वो कहीं ना कहीं रहती है। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर सफल कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए बैकबोन का काम करता है। सीधी बात है, अगर कोई बड़ी सी इमारत खड़ी करनी है तो उसका डिजाइन तो हमारे पास होना चाहिए ना। ठीक है, तो वही चीज आ रही कि अगर हम किसी ने सोचा कि हाँ कंप्यूटर कुछ बनाना है, कुछ मशीन बनानी है, या किसी ने सोचा होगा कि अंतरिक्ष में कोई स्पेस यान भेजना है, तो उसने सोचा होगा कि हाँ यार स्पेस यान कैसा हो सकता है, स्पेस शटल कैसा हो सकता है, रॉकेट कैसा हो सकता है, उसके बाद वो बनाया गया। तो वही चीज कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में लिखी होती है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है वो आप लोग नोट कर लीजिए, क्या लिखा हुआ है। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब बना था। हाँ, ये पॉइंट नोट कर लीजिए कॉपी में। तो कॉपी में फिलहाल चैप्टर 2 हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है कि एक आपका एक शॉर्ट फॉर्म में कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर डेफिनेशन लिखे, अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, अ लॉजिकल फिजिकल स्ट्रक्चर लिखिएगा। अ लॉजिकल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दिस इज द स्मॉल एंड अ मीनिंगफुल डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं। हाँ, सीधी बात है, जिस पर्पज से हम सोच रहे हैं उस तरह का आर्किटेक्चर है। तो हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में सुना भी है कि कई तरह का माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो कहीं ना कहीं जिस पर्पज से सोचा गया तो वो आर्किटेक्चर की बात हो रही है। अ लॉजिकल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब बना था, 1970 में बनाया गया था। ठीक है, किसने बनाया था, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ढूंढना। ठीक है, हाँ, आगे बढ़े। हम्म कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है, एक डायग्राम कॉपी में बना लीजिए। बना चुके हैं, एक छोटा सा फिर से बना लो। जो फिजिकल आर्किटेक्चर है कंप्यूटर सिस्टम का वो कुछ इस तरह का रहता है। सबसे पहले उसमें कुछ ना कुछ इनपुट हम लोग देते हैं। उसके बाद उसके अंदर की प्रोसेसिंग होती है, किसके अंदर होती है, सीपीयू के अंतर्गत होती है। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और आपका मेमोरी यूनिट। अब यहां पे मेमोरी यूनिट में 2 पार्ट आपको बताए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, मेमोरी मैनेजमेंट एक पूरा एक पार्ट है जिसको हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट रहती है। ठीक है, यानी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और उसी प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास एक आउटपुट जनरेट होता है। जल्दी से बना लो। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कि सीपीयू यानी क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कई लोगों को पता होगा, मेरे ख्याल सबको पता होगा। ठीक है, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे। एएलयू आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीयू आपका कंट्रोल यूनिट कहलाता है। और एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट।
और यहाँ पे मेमोरी यूनिट के दो पार्ट होते हैं, इनको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कुछ और चीजें भी एक्सप्लोर होती चली जाएंगी, ठीक है। कि मेमोरी यूनिट के दो पार्ट होते हैं, एक आता है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी अगर आपसे कहा जाए तो इसी डायग्राम में मेंशन कर लीजिएगा, रैम कहलाती है, रैम, प्राइमरी मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म, हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। कि जो भी हम लोग कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं उसको प्राइमरी रूप से रैम ही देख रही होती है कि हाँ आप क्या काम कर रहे हैं, और वो सुचारू रूप से चलता रहे। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के क्या एग्जांपल होंगे? ये आपका रोम कहलाती है, ठीक है। और रोम के कई पार्ट होते हैं जिसके हम आसान भाषा में कह सकते हैं हार्ड डिस्क। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हार्ड डिस्क, ठीक है। कि वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं, जिसमें आप परमानेंटली डेटा स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि जब हम लोग मेमोरी यूनिट में आएंगे, ठीक है, वो भी एक चैप्टर का पार्ट रहेगा, तो उसमें प्राइम रैम के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, रोम के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि रोम कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी में खाली रैम ही नहीं होती है, कुछ और भी होती हैं, ठीक है। डायग्राम बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, पहली बार कब किसने सोचा, ठीक है, इसको थोड़ा सर्च कर लीजिएगा कि किसने सोचा। 1970 में फिलहाल इसकी अवधारणा बनाई गई। और एक चीज ये भी है कि जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग सोचते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मतलब क्या, कि पहली मशीन, फिर दूसरी मशीन, फिर तीसरी मशीन बनी कि नहीं बनी, ठीक है। तो धीरे धीरे कंप्यूटर क्या हुआ, एडवांस हुआ। बात सुना रही है? धीरे धीरे कंप्यूटर क्या हुआ, एडवांस हुआ। उसके बाद चार्ल्स बेबेज जैसे व्यक्ति आए जिन्होंने आधुनिक कंप्यूटर क्या रखी, नींव रखी। हाँ, ऐसा कंप्यूटर हो सकता है जो आम इंसान के यूज में हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। कंप्यूटर के पार्ट्स, अब कंप्यूटर के पार्ट्स कितने होते हैं, ठीक है। तो सीधी बात है, 3 पार्ट लिख लीजिए। नोट्स बन रहे हैं तो साथ साथ लिखते ही रहिएगा, हेडिंग डालिएगा कंप्यूटर के पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं? 3 मुख्य पार्ट होते हैं। और 3 मुख्य पार्ट हम लोगों ने अभी डायग्राम में ही समझा है, ठीक है। इनपुट आउटपुट आपका एक कंबाइंड यूनिट कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सेकंड पार्ट कहलाता है, और मेमोरी यूनिट ये आपका थर्ड पार्ट कहलाता है, ठीक है। तो दीज आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। लिख लीजिएगा, कॉपी में अगर नोट्स बन रहे हैं तो लिखते रहिएगा। और मेन चीज, कॉपी में हम बस सेलेक्टिव चीजें ही लिखा रहे हैं ताकि आपके पास एक मतलब एक विजन रहे कि हाँ कंप्यूटर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक की जो पीडीएफ है वो बहुत जल्द हम आपको दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो प्रिसाइज फॉर्म में हम आपको दे दें, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा हम करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो इसी कारण अभी थोड़ा रोके हुए हैं, ठीक है। लिख लिया होगा। उसके बाद देखिए नीचे एक नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा हुआ है, सिस्टम यूनिट। यानी सिस्टम यूनिट का मतलब क्या, जो कंप्यूटर की बात की जा रही है, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात की जा रही है। एक मेटल या प्लास्टिक का केस होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट का मतलब क्या, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट होते हैं, डेटा प्रोसेस करने वाले पार्ट्स इसमें होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो खास लिखा हो, बस सीधी सी बात है कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम यूनिट होती है वो किसकी बनी होती है, या तो मेटल की होती है या तो किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है। तो अलग अलग तरीके के, जैसे आज हम लोग जैसे बाइक खरीदते हैं तो बाइक के भी कुछ कंपोनेंट या तो प्लास्टिक के होते हैं या कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एसेसरीज के नाम से पैसा लेके आपको उसमें मेटल के पार्ट दे दिए जाते हैं, है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने कस्टमाइज शब्द सुना है, तो लोग अपनी कार को कस्टमाइज करा लेते हैं, बाइक को कस्टमाइज करा लेते हैं, इस तरह कंप्यूटर सिस्टम भी कस्टमाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ अच्छे बढ़िया तरीके जो लैपटॉप या कंप्यूटर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं मेटल का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। क्या लिखा हुआ है, इनपुट यूनिट, ठीक है। तो इनपुट यूनिट क्या होती है हम लोग जानते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर यूजर से इनपुट यूनिट के जरिए कोडेड जानकारी लेता है। यानी सीधी सी बात है कि अगर हम कुछ भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि स्मॉल है या कैपिटल है या कोई भी सिंबल वगैरह कुछ भी, वो किसमें होता है, कोडेड में, ठीक है। और इस कोडेड को कोड किसमें किया गया है, किसमें किया गया है, हाँ इसको याद रखिएगा, ठीक है। कि कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, फुल फॉर्म लिखाया हुआ है, नहीं लिखा है,
लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। द कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट्स कोडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हम उसको देते हैं एज अ इनपुट या एज अ इंस्ट्रक्शंस, वो कोडेड फॉर्म में ही जा रही है, ठीक है। हाँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर एक क्या है, मशीन ही तो है, तो मशीन को हम अपनी भाषा समझाना चाह रहे हैं, तो जब समझाना चाह रहे हैं तो उसकी कोडिंग की गई है किसमें, ये पूरा एक टेबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो बनाया गया था कि कंप्यूटर को हम अपना इंस्ट्रक्शन दे सकें। और मेन चीज है कि इसी तरह से धीरे धीरे आज एआई इस लेवल पे पहुंच चुका है कि अगर हम बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन निकल रहा है, जो हमारे हैंड मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट हो रहे हैं, इवन हमारा फेशियल एक्सप्रेशन या आई कॉन्टेक्ट जो हो रहा है, वो सब कुछ एआई रीड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मशीन को एडवांस बनाते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत कहां से हुई थी, यहीं से कि हम कंप्यूटर को एक एडवांस तरीके से कोडेड जानकारी दे सकें, ठीक है। आगे क्या लिखा है, यह एक डिवाइस है, सीधी सी बात है, क्या है, इनपुट क्या है, एक तरह की डिवाइस ही तो होती है, ठीक, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को जरूरी जानकारी देने के लिए क्या है किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह। इसमें कुछ लिखने वाली बात है, ठीक है। तो सीधी बात है, इनपुट यूनिट क्या है, कंप्यूटर का एक पार्ट है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी समझ रहे हैं कि हाँ, आर्किटेक्चर के अंदर कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं। तो इनपुट आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, और मेमोरी यूनिट। तो उसी को थोड़ा सा बस एक एक दो दो लाइन में समझ रहे हैं कि इनपुट यूनिट का मतलब क्या, कोडेड जानकारी लेता है, एक डिवाइस होती है, और एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड, माउस वगैरह, ठीक। आउटपुट यूनिट क्या होता है, यह यूनिट प्रोसेस रिजल्ट को यूजर को भेजती है। ये चीज लिख लीजिए, ये चीज लाइन लिख लो कॉपी में। आउटपुट यूनिट का मतलब क्या, यह यूनिट प्रोसेस्ड रिजल्ट को यूजर को भेजती है, यानी कि यूजर के पास आता क्या है, प्रोसेस्ड रिजल्ट आता है। द यूजर गेट्स प्रोसेस्ड रिजल्ट थ्रू आउटपुट डिवाइस। ये लाइन लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, अ यूजर गेट्स प्रोसेस्ड रिजल्ट। प्रोसेस्ड रिजल्ट का मतलब क्या, जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस की गई है, ठीक है, किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा, ठीक है। यह यूनिट प्रोसेस रिजल्ट यूजर को भेजती है, अ यूजर गेट्स प्रोसेस रिजल्ट थ्रू दी आउटपुट डिवाइस, लिख लिया, ठीक। आगे क्या लिखा है, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इनपुट इंस्ट्रक्शन के अनुसार यूजर को मनचाहा रिजल्ट दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर वगैरह। एक काम करिएगा, अगर इनपुट डिवाइस अगर लिखा है तो इनपुट डिवाइस के एग्जांपल लिख लीजिएगा, ठीक है। कीबोर्ड है, माउस है, हालांकि अभी इनपुट डिवाइस को और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जांपल साथ साथ लिखते रहिएगा, नोट अगर हो रहे हैं तो साथ साथ लिखते रहिएगा। आउटपुट डिवाइस के क्या एग्जांपल है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ठीक है। प्लॉटर भी क्या है, एक तरह का एडवांस प्रिंटर ही होता है, ठीक है, आपकी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। जो जैसे कि आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगते हैं, ठीक है, वो अधिकतर प्लॉटर के थ्रू ही निकलते हैं, ठीक है, जिनकी पिक्चर क्वालिटी और मतलब चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं, बेहतरीन क्वालिटी निकलती है, और साइज में बड़े होते हैं। नॉर्मल प्रिंटर इतने बड़े प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो प्लॉटर मशीनें होती हैं, लिख लिया होगा, ठीक है। यानी कि इनपुट डिवाइस क्या है, कोडेड जानकारी हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, सीधी सी बात एक लाइन में है, और वो कोडेड किस में होता है, ASCII फॉर्म में होता है। एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जो हमें यूजर को क्या मिलता है, प्रोसेस्ड रिजल्ट, ठीक है। और मेन चीजें कि इसके एग्जांपल कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, CPU फुल फॉर्म सबको पता ही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें रजिस्टर, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का एक सेट होता है, ठीक है। मेन चीज है कि सीपीयू के हम पार्ट जानते हैं कि सीपीयू में सीयू भी होता है, एएलयू भी होता है, और एमयू होता है, ये तीनों चीजें जानते हैं, ठीक। तो वही चीज यहां भी आई है। अब देखो यहां पे एक शब्द आया है रजिस्टर, ठीक है, तो रजिस्टर को एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा,
अ शॉर्ट मेमोरी डिवाइस to pass oblique hold instructions. एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस एक लाइन में आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा, अ शॉर्ट मेमोरी डिवाइस। रजिस्टर भी क्या है, एक तरह की मेमोरी डिवाइस ही होती है, ठीक है, और छोटी मेमोरी डिवाइस होती है। इसमें नहीं कि आप बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर लेंगे, मुश्किल से कुछ एमबी का डेटा आएगा, मुश्किल से, ठीक है। और शॉर्ट मेमोरी डिवाइस टू पास ऑब्लिक होल्ड। पास ऑब्लिक होल्ड का मतलब क्या, या तो पास करेगा कि मेरे पास कुछ आया हमने आगे दे दिया, या थोड़ी देर के लिए अपने पास रखे रहेगा, ठीक है, कि हाँ काम है तो थोड़ी देर रखे रहेंगे, लेकिन रखे नहीं रहेंगे परमानेंट। सिस्टम बंद होगा तो हम छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, टू पास ऑब्लिक होल्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये है रजिस्टर, ठीक है। तो ये भी कहां होता है, सीपीयू के अंदर ही है, ठीक है। और सीपीयू के अंदर किसके अंदर, मेमोरी यूनिट, ठीक है, पार्ट अ शॉर्ट मेमोरी डिवाइस है, ठीक है। हाँ, तो एक सेट होता है जो मिलकर असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को समझते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात आई है कि जब हम लोग एमसीक्यूज कर रहे थे, है ना, तो उसमें हमने बताया था कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, एक तरह की ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम कंप्यूटर को समझाते हैं, ठीक है। तो जो हार्डवेयर से जुड़ी लैंग्वेज है, तो कहीं ना कहीं जो सीपीयू वर्क कर रहा है या उसको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वो किस में मिल रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है, समझते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन कॉपी में लिख लीजिएगा, सीपीयू के अंतर्गत लिख लीजिएगा सीपीयू में, ठीक है, कि सीपीयू के 3 पार्ट हैं, सीयू, एएलयू, एमयू। एंड सीयू अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट द ऑपरेशंस। क्या बोला हमने, सीपीयू हैज 3 पार्ट, सीयू, एएलयू, एमयू, एंड सीपीयू execute the operations in assembly language. CPU has 3 main parts, ठीक, ये चीज डायग्राम में भी समझी थी। CPU has 3 main parts, CPU के 3 मुख्य अंग हैं, ठीक है, पार्ट है, CU, ALU और MU। और दूसरा पॉइंट हमने बोला है, क्या बोला है, कि CPU execute operations in assembly language, ठीक है। सीधी बात है, असेंबली लैंग्वेज में ही चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी समझते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए कि कंप्यूटर एक वाकई में एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, जिसमें कहीं ना कहीं मशीन लैंग्वेज भी है, असेंबली लैंग्वेज भी है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यूजर के लिए कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर के लिए कैसी है, असेंबली लैंग्वेज, प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन वो समझता क्या है, बाइनरी लैंग्वेज, 0 1, समझ रहा है। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं उसमें चीजें इनबिल्ट हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अक्सर कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ये चीज मेरे ख्याल से सबको पता होगी, ठीक है। सीपीयू आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये चीज पता है तो अच्छी बात है, और लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, सीपीयू कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, और इतना कॉमन हो गया कि अब शायद नहीं आएगा। हाँ, अब नहीं आएगा, ठीक है, नहीं तो पूछा बहुत गया है। आगे क्या है, सीपीयू एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, आईसी का फुल फॉर्म लोग जानते ही हैं, ठीक है, के रूप में बना होता है। इसे माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है। ये लाइन भी सीपीयू में लिख लीजिएगा। क्या हमने बोला है, सीपीयू आल्सो कॉल्ड माइक्रोप्रोसेसर, ये लाइन लिख लेना बस, सीपीयू आल्सो कॉल्ड माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। एक तरह की सिलिकॉन चिप होती है, ये भी जानते हैं, लिखना चाहें तो ये भी लिख लीजिएगा। सीपीयू को माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है, और यह एक सिलिकॉन चिप होती है। तो ओवरऑल सीपीयू में हमने उन्हें क्या क्या समझा। पहली बात हमने बोली, सीपीयू की 3 मेन पार्ट हैं, सीयू, एएलयू, एमयू। दूसरी लाइन हमने बोली थी कि सीपीयू जो है वो आपका असेंबली लैंग्वेज में चीजों को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करता है, ठीक, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात हमने बोली, सीपीयू आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये तीसरी बात हो गई।
चौथी बात हमने कही सीपीयू ऑल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रो प्रोसेसर चिप, दैट इज द सिलिकॉन चिप। ठीक, इतनी बात है जो कि आपके लिए जरूरी थी। ठीक है, हाँ आगे क्या है, अब देखो एएलयू के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, लिखने की इसमें मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। एएलयू में इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है जो मौजूदा डेटा पर सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करती है। फुल फॉर्म से आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एग्जाम में अगर पूछा जाए कौन करता है तो आंसर क्या है, एएलयू। ठीक है, एएलयू प्रोसेस किए जा रहे डेटा को रखने के लिए रजिस्टर का इस्तेमाल करता है। देखो फिर से वही रजिस्टर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और क्या कर रहा है ये, डेटा को रखने का काम। ठीक है, तो रजिस्टर की परिभाषा हमने बता दी है। ठीक है, रजिस्टर क्या करता है, होल्ड्स दी डेटा। ठीक है, मेमोरी पार्ट। तो एएलयू के लिए एक लाइन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल के एएलयू लिख लिया, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, खत्म। कॉपी में नोट्स अगर बन रहे हैं तो लिखते रहो, एक एक लाइन लिख लो सब में। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पार्ट ऑफ दी सीपीयू, तो क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। बस इतना सा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एएलयू करता क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंट्रोल यूनिट। नाम से समझ में आना चाहिए कि चीजों को कंट्रोल करना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें, सीयू कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट शब्द का मतलब समझ में आ रहा होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, कि भैया हाँ आदान प्रदान या आपस में एक कॉम्पेटिबिलिटी या सामंजस्य, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो सामंजस्य बैठाता है, जो कोऑर्डिनेट करता है, वो कौन होता है, कंट्रोल यूनिट। और ध्यान दीजिएगा कि अभी एक लाइन पढ़ी है, लेकिन कंट्रोल यूनिट का पूरा काम होता है कि ओवरऑल चीजें कंट्रोल में रहें। ठीक है, केवल इनपुट आउटपुट नहीं, हर चीज कि यूजर क्या दे रहा है, यूजर कुछ गलत तो नहीं दे रहा है, यूजर कहीं गलत चीज तो नहीं क्लिक कर रहा है, तो वो सारी चीज कौन देख रहा है, कंट्रोल यूनिट देख रहा है, क्योंकि वो सीपीयू का ही पार्ट है। यह एएलयू और रजिस्टर के साथ कम्युनिकेट करके कंप्यूटर को स्टोर किए गए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को पूरा करने का निर्देश देता है। देखो पूरा निर्देश का काम कौन कर रहा है, सीयू ही कर रहा है, कि हाँ डेटा अगर हम कहीं स्टोर कर रहे हैं या भेज रहे हैं या प्रिंटर से कुछ प्रिंट निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हर जगह नजर किसकी है, सीयू की है कि तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, यह डेटा और इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग को ऑर्गेनाइज करता है। तो बस सीधी सी बात इसमें लिख लीजिएगा, सीयू करता क्या है, कंट्रोलिंग द ऑल एग्जीक्यूशन बाय द यूजर। सिंपल आसान भाषा में, कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन बाय द यूजर, यानी यूजर के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उन सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एक सिंपल आसान भाषा में लिख लीजिए, कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन बाय द यूजर। ठीक है, कि हम यूजर की तरह कुछ भी करते हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, मेमोरी में कुछ स्टोरेज कर रहे हैं, हार्ड डिस्क से कुछ डेटा ले रहे हैं, कोई फाइल कॉपी कर रहे हैं, कोई फाइल मूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रिंट निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, लिख लिया, हाँ लिख लो। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, सिंपल सा चीज थी, और कंट्रोल यूनिट कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन बाय द यूजर। हिंदी में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो रजिस्टर के बारे में हमने डेफिनेशन लिखा दी है। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो जरा। हाँ ठीक, एक आसान सी लाइन लिखी है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनका इस्तेमाल सीपीयू द्वारा तुरंत इस्तेमाल किए जा रहे डेटा इंस्ट्रक्शन को तेजी से एक्सेप्ट करने, ध्यान दीजिएगा कि जो भी डेटा है या इंस्ट्रक्शन है, यही लाइन हमने भी लिखाई थी। ठीक है, कि डेटा या इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, तेजी से एक्सेप्ट करने, स्टोर करने और ट्रांसफर करने की होल्ड और पास। ठीक है, होल्ड भी कर रहा है और क्या, पास भी कर रहा है, यानी स्टोर भी कर रहा है और क्या कर रहा है, ट्रांसफर भी कर रहा है। ठीक है, किया जाता है। ये रजिस्टर मेमोरी हायरार्की है, देखो ध्यान दीजिएगा, मेमोरी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, मेमोरी डिवाइस है, हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अभी लिखना नहीं, अभी हम इसको बहुत आसान से डायग्राम के थ्रू आपको लिखवा देंगे। ठीक है, सबसे ऊपर होते हैं, और सिस्टम के लिए डेटा को मैनिपुलेट करने का सबसे तेज तरीका है, रजिस्टर की संख्या और साइज हर प्रोसेसर में अलग अलग होती है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मार्केट में कोई कंप्यूटर लेने जाते हैं और वो आपको बताते हैं कि इसमें इतने का प्रोसेसर है, इसमें इतनी की रैम है,
ठीक है, इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है, तो जाहिर सी बात है कि वो क्या बता रहे हैं उसमें, रजिस्टर की क्या है, संख्या कितनी है। तो जितने ज्यादा रजिस्टर उतनी ज्यादा स्पीड। क्लियर हो रहा है? ठीक, एक डायग्राम हम बना रहे हैं, आप लोग बना लीजिए। ठीक है, तो जो रजिस्टर है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा गया है कि जो ये लाइन थी, रजिस्टर मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। और किसके मामले में, स्पीड के मामले में। ध्यान दीजिएगा, ये जो डायग्राम हम यहां बनाने जा रहे हैं, छोटा सा डायग्राम है, ये डायग्राम कुछ समय बाद फिर से चर्चा में आएगा, और वो स्पीड के मामले में नहीं आएगा, फिर वो आएगा एग्जीक्यूशन के मतलब स्पीड के मामले में भी होता है। जैसे हमने एक डायग्राम बनवाया था कंप्यूटर का, कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इस तरह से, ठीक है, साइज के आधार पे, स्पीड के मामले में, कॉस्ट के मामले में। तो इसी तरह जो मेमोरी होती है उसमें भी कहीं ना कहीं कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, कोई सस्ती मेमोरी होती है, कोई महंगी मेमोरी होती है, समझ रहे हैं? ठीक, वही चीज है। तो स्पीड के मामले में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर्स। ठीक है, मेमोरी हायरार्की, हाँ कौन होती है, नहीं, गलत। अगर ऑप्शन आपके रजिस्टर और कैशे आ जाएंगे तो आंसर आपका रजिस्टर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो आएगा, नहीं इसको इससे ना बनाओ, रजिस्टर एरो ऊपर की तरफ रखो, फिर है कैशे मेमोरी, CACHE, कैशे मेमोरी। तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी रैम, और चौथे नंबर पे आ जाती है आपकी रोम। ये डायग्राम बना लीजिए। एग्जाम में हर लेवल पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है क्या? अगर आपसे कहा जाए, चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा जाए सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर, ये पहले नंबर पे है। उससे कम तेज मेमोरी कौन सी है, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है बताएंगे, जब मेमोरी मैनेजमेंट में आएंगे तब डिटेल बढ़ा देंगे, बताएंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होती है, वो कहां होती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी होती है रैम। अब ध्यान दीजिएगा, रैम हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन रैम का नंबर देखिए कहां पे आ रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट में सबसे धीमी जो प्रोसेसिंग होती है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड के मामले में लोग मेमोरी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, रोम, ठीक है, वो सबसे धीमी है। धीमी का मतलब क्या, कि जहां पे डेटा का ट्रांसफर कितनी तेज हो रहा है, तो रजिस्टर में डेटा ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होता है, कोई चीज बहुत तेजी से पास हो गई, ठीक है। कैशे मेमोरी भी डेटा होल्ड करती है, पास करती है, लेकिन रजिस्टर से थोड़ा सा धीमी रहती है, ठीक है। रैम भी डेटा पास करती है, बात है, सीपीयू में से कनेक्टेड रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं रैम से एडवांस चीजें रजिस्टर और कैशे है। और सबसे धीमे काम करता है कौन, रोम, ठीक है। जहां पे आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग रहती है, कि अगर आप कोई डेटा लेना चाह रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कि अगर आप उनको कोई 1 GB की फाइल अगर कॉपी करनी है, तो पता लगा कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर रहे हैं, तो कहां से डेटा पेस्ट हो रहा है, रोम से हो रहा है, ठीक है। तो ये एक हायरार्की है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लीजिए ये 3 ऑप्शन आ गए और एक चौथा ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया, कैशे है, रैम है, रोम है, और एक नाम और बताओ जरा, BRD लिखा है, सुना है BRD? ठीक है। तो मेन चीज अगर सामने 4 ऑप्शन आ गए, 1 2 3 और 4, तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, कैशे, ठीक है। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा सही ऑप्शन टिक करना है। लेकिन अगर ये 4 ऑप्शन है तो सबसे तेज कौन, रजिस्टर्स, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हम लोगों ने समझ ली। रजिस्टर की डिफिनेशन हमने लिखा दी, और रजिस्टर की मेमोरी के अकॉर्डिंग हमने एक डायग्राम बनवा दिया आपका, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ जी, आगे क्या है, माइक्रो प्रोसेसर।
अब फिर वही बात है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू क्या होता है, एक तरह का सिलिकॉन चिप है, ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। अब इसके बारे में लिखा क्या है, यह कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोलिंग एलिमेंट है। जाहिर बात है माइक्रो प्रोसेसर ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। तो हमारे शरीर में दिमाग है तो वही कंप्यूटर का भी दिमाग ही है, वही पूरा क्या कर रहा है, एक तरह का कंट्रोलिंग एलिमेंट है। इसे कभी कभी चिप भी कहा जाता है, कभी कभी नहीं, हमेशा चिप ही कहा जाता है ठीक है, चिप का ही बना होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर मुख्य हार्डवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। कुछ नई बात नहीं लिखी हुई है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। यह एक बड़ा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिएगा मदर माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर में लिख लीजिएगा इट इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। देखो, हाँ, आप जो कह रहे हैं कि जो मदरबोर्ड है, कहने का मतलब हम आपका समझ गए हैं। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड क्या है, एक तरह का पूरा मदरबोर्ड होता है, उसमें ही आपकी सीपीयू यानी माइक्रोप्रोसेसर चिप भी लगी होती है, इसी में रैम डिवाइसेस भी लगी होती हैं, इसी से हार्ड डिस्क भी कहीं ना कहीं अटैच होती है, इसी में कई तरह की आईसी सर्किट सिटी और रजिस्टर्स भी लगे होते हैं। तो पूरा एक हरे रंग की प्लेट होती है, अगर आप लोगों ने देखी हो, वो पूरा आपका मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड भी एक तरह का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही होता है। लेकिन यहां भी अगर माइक्रो प्रोसेसर चिप की बात की जाए तो माइक्रो प्रोसेसर चिप के अंदर भी क्या लगी होती है, आईसीज वगैरह लगी होती है, रजिस्टर वगैरह लगे होते हैं। तो इसी सेंस में इसको भी पीसीबी ही कहा जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली एग्जाम में पीसीबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कंट्रोलिंग एलिमेंट है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, और दिस इज अ मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, जिसका इस्तेमाल सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम वगैरह में किया जाता है। सीपीयू की स्पीड इस्तेमाल किए गए माइक्रोप्रोसेसर के टाइप पर निर्भर करती है। हाँ, अब मेन चीज है कि अलग अलग तरह के कई माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग कई कंपनियां भी हैं, ठीक है। ओके, तो मेन चीज माइक्रो प्रोसेसर बारे में हमने क्या समझा, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर या सीपीयू का एक मेन पार्ट है, कंट्रोलिंग एलिमेंट है, ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा, लिख लिया। माइक्रो प्रोसेसर एक सिस्टम का मेन कंट्रोलिंग एलिमेंट है। माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन कंट्रोलिंग एलिमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आल्सो कॉल्ड चिप, ये लाइन हम लोग जानते ही है, लिखा भी हुआ है, ठीक है। और इट इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का मतलब आप समझ गए, ठीक है। और बस इतनी बात, ठीक है। आगे दो पॉइंट लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, इंटेल 4004 पहला माइक्रोप्रोसेसर था जिसे इंटेल ने 1971 में साइंटिस्ट टेड ऑफ और इंजीनियर फ्रेडरिको फ्रेगिन ने बनाया था। केवल इतना लिख लो, इंटेल 4004 ये पहला माइक्रोप्रोसेसर था, बस इतना इतना लिख लो। इंटेल 4004 दिस वाज द फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर डेवलप्ड बाय इंटेल कंपनी। इंटेल कंपनी कहां की है, अरे अमेरिका की ही है, अमेरिका की ही कंपनी है। सोनी कहां की कंपनी है, सोनी, सोनी जापान की है। हाँ, सैमसंग कहां की है, साउथ कोरिया की, हाँ, केवल कोरिया ना कहना, साउथ कोरिया। नोकिया फिनलैंड की, हाँ, ठीक है। तो इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। कब बनाया था, ये लिखना चाहे लिख लो, याद रखना चाहो याद रखो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना था, ये एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल कोर i7 i5 भी आया था, ड्यूअल कोर, पेंटियम i4 वगैरह, ये लिख लो, ये लिख लीजिए, ये पूछा गया है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, कहा जाएगा i7 है क्या, तो i7 क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, नाम है, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड एक प्लेटफॉर्म है कि हाँ एक फोन का एक प्लेटफॉर्म है, उसी तरह i7 माइक्रो प्रोसेसर का एक नाम रहा, ठीक है, कि अलग अलग वर्जन आए। जैसे
आईफोन के नाम आते हैं, आईफोन 17, आईफोन 15, आईफोन 16, उसी तरह इंटेल कंपनी ने भी माइक्रो प्रोसेसर बनाए अलग अलग कुछ फैसिलिटीज के साथ। तो पहला इंटेल 4004 था, उसके बाद इंटेल के नाम से और भी कई आए, इंटेल पेंटियम के नाम से भी आया, ठीक है, पेंटियम, हाँ पेंटियम 4 लिखा हुआ है, पेंटियम 3 भी आया। जैसे विंडोज के भी वर्जन आए, विंडोज 98, विंडोज 99, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, सर्विस पैक 3, मतलब थोड़े थोड़े फीचर बढ़ाते चले गए, ठीक है, वही चीज है। तो ये नाम थोड़े से याद रखिएगा। ड्यूअल कोर क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर का ही नाम है, ठीक है। और बेसिकली ये होते क्यों है, बस थोड़ी सी साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्च करी, कुछ एडवांस चीज आ गई, थोड़ी स्पीड बढ़ गई, वही चीज आ गई, ठीक है, मार्केट में लॉन्च कर दिया गया कुछ नए नाम से। क्लियर हो गया होगा, ठीक। मेमोरी यूनिट, अब देखो ये सीपीयू के अंतर्गत हम लोगों ने एएलयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट में क्या बताया जा रहा है, यह यूनिट प्रोग्राम या डेटा को टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ठीक है। मेमोरी यूनिट जिस समय हमने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बनाया था, यहां पे डायग्राम बना, तो उसी समय में बता दिया था कि मेमोरी यूनिट कितनी तरह की होती है, कितनी तरह की होती है, दो। तो डायग्राम में हमने बता दिया था ना कि मेमोरी यूनिट आपकी होती है, एक होती है क्या, प्राइमरी, और दूसरी कौन सी, सेकेंडरी, ठीक है। ये जो चीज हमने बताई वही चीज लाइन यहां पे लिखी हुई है कि यह यूनिट प्रोग्राम डेटा को टेम्पोररी या परमानेंट बेसिस। तो ध्यान दीजिएगा कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये आपकी टेम्पोररी होती है। हाँ, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। प्राइमरी मेमोरी के 4 नाम होते हैं, अभी ना बताओ, अभी बस इतना समझ लो, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी परमानेंट, ठीक है। और जिसमें हमने एग्जांपल बताए थे कौन से, कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, रैम है, और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है आपकी, रोम, जिसे हम लोग आसान भाषा में हार्ड डिस्क भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज लिख लेना, ठीक है, मेमोरी यूनिट। तो ये क्या है, टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे स्टोर करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, जिम्मेदारी अपनी अच्छे से निभाती भी है। इसमें प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, ठीक है। और अब मेन चीज, इस चीज को लाइन में ना लिख के डायग्राम में ही समझ लो कि यही चीज परमानेंट मेमोरी आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी, शब्द आ गया तो लिख लो, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहलाती है। कौन, हाँ, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है, तो ऑप्शन आपको मिलेगा कैसी मेमोरी है, हाँ, परमानेंट मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, कोई भी ऑप्शन आपको एग्जाम मिल जाएगा। तो यानी सेकेंडरी मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी भी कहलाती है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहलाती है, और जो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल बोला जाता है वो भी नाम आ जाते हैं, ठीक है। लिख लो, यहीं लिख लो, ठीक है, आपके लिए क्लियर हो जाएगा। कौन सा कलर ले लें, ये ले लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी ही आपकी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, VOLATILE, वोलेटाइल। और सेकेंडरी मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल। अब देखिए डायग्राम से ही हम सब चीज बता दे रहे हैं, ठीक है, शब्दों स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है, डायग्राम में ही लिख लीजिए। मेमोरी यूनिट कितनी तरह की, 2 तरह की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के नाम क्या है, टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, एग्जाम्पल क्या है, रैम, ठीक। सेकेंडरी मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी भी कहलाती है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहलाती है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहलाती है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन भी होती है कि मतलब क्या है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब क्या है, ठीक है, लिखा देंगे, ठीक है। हालांकि आपको नाम से समझ में आना चाहिए, नाम से समझ में क्या आना चाहिए, समझ में ये आना चाहिए, हाँ, कि जब हमने कह दिया कि ये टेम्पोररी मेमोरी है, कैसी है, टेम्पोररी, यानी कि डेटा इसमें क्या हमेशा रहता होगा, नहीं, तो यानी कि वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या, जिसमें डेटा आया, थोड़ी देर रुका, फिर गायब हो गया, समझ में आ गया, टेम्पोररी मेमोरी, ठीक। वोलेटाइल, वोलेटाइल और टेम्पोररी आपके सिनोनिम हो गए। तो यानी कि नॉन वोलेटाइल क्या होगा, जिसमें डेटा क्या है, परमानेंट है। तो यहां पे कोई भी डेफिनेशन या मीनिंग लिखाने की जरूरत नहीं रह गई। क्लियर हो गया सबके लिए, ठीक। आप नीचे मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, ये क्या है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब क्लास में ध्यान दे दो,
रफ कर, आगे बढ़े, नोट कर लिया, ठीक। आगे क्या कह रहा है, मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो अभी हम लोगों ने जैसे माइक्रो प्रोसेसर चिप के बारे में समझा, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप किसमें लगी होती है, मदरबोर्ड में ही लगी होती है, नाम से ही समझ में आना चाहिए, मदरबोर्ड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है किसी भी कंप्यूटर में लगा मेन सर्किट बोर्ड, ये कैसा है, मेन सर्किट बोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, फुल फॉर्म लोग समझ चुके हैं। तो इसको भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी इसमें भी कहीं ना कहीं हर तरह की सर्किटरी रहती है। तो ये मेन सर्किट बोर्ड है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, लेकिन किसी भी कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड कौन सा है, मदरबोर्ड। तो ये लाइन लिख लो कॉपी में, मदरबोर्ड हेडिंग डाल लीजिएगा और ये लाइन लिख लीजिए, इट इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, it is a main circuit board of computer system. It is a main circuit board of a computer system, ठीक है। आगे क्या है, इसे मेन बोर्ड या लॉजिक बोर्ड या सिस्टम बोर्ड या प्लेनर बोर्ड भी कहा जाता है, ये लाइन भी लिख लेना, इसे मेन बोर्ड। अब जय बात है, जब हमने कह दिया मेन सर्किट बोर्ड है तो ये बस सिनोनिम रह गए हैं, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ये चीज ऐसी नहीं है कि मतलब कि आप भूल जाएंगे। लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है, जय बात है, सारा काम यहीं से हो रहा है, लिख लो फिलहाल, ठीक है। इसे मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड या सिस्टम बोर्ड या प्लेनर बोर्ड, ठीक है। हालांकि सिस्टम बोर्ड के नाम से एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि मेन सिस्टम बोर्ड क्या है, तो जाहिर बात है मेन सिस्टम बोर्ड कौन सा है, मदर बोर्ड है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम के बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सर्किट इसी बोर्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे सीपीयू, रोम, रैम, एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है, पीसीआई स्लॉट्स, ठीक है। इनका पीसीआई का फुल फॉर्म कुछ होता है, पेरिफेरल इंटरकनेक्ट इंटरफेस कहलाता होगा, या तो पीसीआई का फुल फॉर्म आप लोग ढूंढिएगा, ठीक है। कुछ चीजें हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ये HW है। यूएसबी का फुल फॉर्म, हाँ यूएसबी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। पता है, अच्छी बात है, नहीं तो लिख लीजिएगा। इसमें हार्ड ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, कीबोर्ड, माउस जैसे डिवाइसेस के लिए कंट्रोलर भी होते हैं। दूसरे शब्दों में मदरबोर्ड कंप्यूटर में सब कुछ एक साथ काम करता है, ठीक है। मदरबोर्ड की एक आसान सी भाषा लिख लीजिए, मेन पीसीबी पीसीबी का मतलब क्या, मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है ना। ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स अटैच्ड हियर। सिंपल सी एक लाइन में हमने मदरबोर्ड को एक्सप्लेन कर दिया। क्या है, मदरबोर्ड आपका मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें हर तरह की सर्किटरी, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सब इसी में होते हैं। तो उसमें लाइन क्या लिखी है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पे नाम देखिए सब लिखे हुए हैं, सीपीयू है, रोम है, रैम है, एक्सटेंशन स्लॉट है, पीसीआई स्लॉट है, यूएसबी पोर्ट है, जितनी भी आपके कीबोर्ड, हार्डवेयर, जितनी भी सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपके सब किसी ना किसी वायरिंग के थ्रू कहां जुड़े हुए हैं, मदरबोर्ड से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड कंपोनेंट्स अटैच्ड हियर, ठीक है। ये लाइन लिख लो, it is the main printed circuit board and all the electronic devices and components attached here.
जो ये फॉर्मेट हम जिस तरीके से डिलीवरी कर रहे हैं चीजों की, वो सबके लिए अब क्लियर हो गई ना? किसी को कोई दिक्कत आ रही हो कि इसमें क्या और कुछ, मतलब किसी का कोई सजेशन हो कि हाँ सर इसको थोड़ा और ऐसा कर लीजिए, सही है ना? हाँ जी मैम, आप मतलब ठीक है ना? उस समय कि स्लाइड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, नोट्स भी जो जो जरूरी चीजें वो हम लिखाई दे रहे हैं, डायग्राम भी जहां जरूरी है वो हम बताई दे रहे हैं, ठीक है? तो आपके नोट्स भी बन रहे हैं और चीजें भी हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में, प्रिसाइज फॉर्म में आपको बताई दे रहे हैं, ठीक है? बाकी चीजें आपको डिटेल फॉर्म में पीडीएफ में मिल जाएंगी, ठीक है? एग्जाम के समय बस आपका ध्यान रहना चाहिए कि हाँ हम कॉपी के थोड़े पन्ने पलट लें और एक बार पीडीएफ में नजर डाल लें, खत्म होगी बात, ठीक? तो मेन प्रिंटर सर्किट बोर्ड है, सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंपोनेंट अटैच होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, सीपीयू क्या होता है ये हम लोग जानते हैं मोटा मोटा, ठीक? रोम क्या होता है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होती है, ठीक है? वो भी आपका कहीं ना कहीं इसी मदरबोर्ड में अटैच होता है। रैम आपकी क्या है? एक आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ये भी आपका मदरबोर्ड में अटैच है कि नहीं? एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होते हैं? इसको बस एक तरीके से एक लाइन में लिख लो, एक्सपेंशन स्लॉट्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि एक्सपेंशन स्लॉट्स होते क्या हैं? तो कॉपी में कहीं साइड में लिख लीजिएगा एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होते हैं। पोर्ट्स, अब ध्यान दीजिएगा कि शब्द आ जाए पोर्ट्स, ठीक है? तो कंप्यूटर की ही शब्दावली है पोर्ट्स। अभी पोर्ट्स क्या होते हैं ये भी बता देंगे। टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस, विद कंप्यूटर सिस्टम। और पोर्ट्स क्या होते हैं? सिंपल आसान भाषा में लिख लीजिएगा, पोर्ट्स कनेक्टिंग सॉकेट्स। सॉकेट्स क्या होते हैं? जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक का, तो यही बात है, इसमें जो ये सॉकेट है इसके अंदर ही हम लोगों ने एक प्लग किया हुआ है, ठीक है? तो वो सॉकेट है, तो वही चीज कंप्यूटर में भी आ जाता है, ठीक है? जैसे ये क्या है? सॉकेट है कि नहीं? जिसके कहीं ना कहीं अंदर हमने लगा रखा है, तो ये सॉकेट है, ठीक? तो यानी कि आसान भाषा में क्या है? एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन का मतलब क्या? बढ़ाना, ठीक है? तो यानी कि एक्सपेंशन स्लॉट क्या है? ऐसे पोर्ट्स जो कि पोर्ट्स टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि जिसके द्वारा हम कनेक्ट करते हैं कौन सी? एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि बाहर की कोई भी डिवाइस, चाहे वो हम कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, कैमरा है, मतलब किसी भी तरह का स्पीकर है, या किसी भी तरह का वेबकैम है, कोई भी मोबाइल डिवाइस है, कोई भी मतलब किसी भी तरह की कोई भी डिवाइस अगर हम एक्सटर्नली कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल होते हैं कौन से? एक्सपेंशन स्लॉट्स, ठीक है? तो उन्हीं को पोर्ट्स के फॉर्म में भी कहा जाता है, उन्हीं को कनेक्टिंग सॉकेट्स भी कहा जाता है, ठीक है? अब ये है कि ये हमारी वायरिंग वाले सॉकेट्स हैं। कंप्यूटर में आपने देखे होंगे कि एक साथ मेरे ख्याल से 2 3 4 4 सॉकेट एक साथ लगे होते हैं। तो बेसिकली होते किस लिए हैं? वो इसलिए होते हैं कि ताकि डेटा का जो ट्रांसफर है वो और अच्छे से हो। बात समझ रही है कि जैसे हमारे घर में ये नॉर्मल जो वायरिंग होती है ये सिंपल है, लेकिन जब आप यही इलेक्ट्रिसिटी जब मेन पावर हाउस ग्रिड से चल के आपके ट्रांसफार्मर तक आती है, तो वो मोटे मोटे वायर होते हैं, ठीक है? तो वही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ये लिख लो जरा सारे। कंपोनेंट्स ऑन मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड में क्या क्या है। मेन चीज हमने एक मदरबोर्ड के बारे में आसान सी भाषा लिखा दी कि ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स अटैच्ड हियर, ठीक है? यानी कि सब चीजें यहां पे अटैच होती हैं। तो वो सारी चीजें होती कौन कौन सी हैं? तो कुछ नाम आपको पता होने चाहिए। पहला है सी मॉस बैटरी। सी मॉस का फुल फॉर्म फिलहाल पूछा नहीं गया है, ठीक है? हमें भी याद नहीं था, आपने बताया
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिख लीजिए। वैसे क्या बताया तुमने? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल सेमीकंडक्टर। स्पेलिंग कहीं गलत हो गई हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सीमॉस बैटरी होती है जो कि आपके मदरबोर्ड में लगी होती है ताकि वो थोड़ी सी पावर बैकअप देती रहे, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। हाँ वही, मतलब एक इंटरनल बैटरी होती है इसको, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ इससे बैक मतलब पावर चल रही है, ठीक है। जो इंटरनल जो स्टोरेज रहता है, ठीक है, वो उसमें कहीं ना कहीं इसमें इंटरनल फॉर्म में सेव रहता है, ठीक है, जो भी हम लोग डेटा रख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक फैन भी आपने देखा होगा जो चलता रहता है, ठीक है। जाहिर बात है कि अगर कंप्यूटर काम करता है, मदरबोर्ड काम करता है, माइक्रोप्रोसेसर से थोड़ी हीट जनरेट होती है तो उसको कूलिंग रखने का काम फैन आपका रखता है, जो अंदर की हीट जनरेट होती है। एसएमपीएस क्या होता है? हाँ, इसका ये फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पूछा गया है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। प्रोसेसर चिप, इसी माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है ना? बायोस चिप, बायोस का फुल फॉर्म, हाँ, बेसिक इनपुट आउटपुट, आई ऑब्लिक ओ लिख दिया हमने, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है। जहां जहां जो चीज है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमने कहा है कि जो आपके काम की चीजें वही आपके सामने स्लाइड में डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होते हैं ये हमने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि किसी भी तरह की कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो आपको सिस्टम में ही एक्सपेंशन स्लॉट्स मिले होते हैं, वो सारे आपके मदरबोर्ड से ही अटैच रहते हैं। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या बताया था? पेरिफेरल। हम्म। ठीक है। अब मेन चीज आपने ये भी सुना होगा कि दो मोबाइलों को भी आपस में कनेक्ट करने के लिए भी कहीं ना कहीं वायर्स आते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां भी आती है कि मदरबोर्ड के अंदर भी कई तरह के एक्सपेंशन स्लॉट्स तो होते हैं जिसमें अलग अलग तरह की कई डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं। उसी तरह अलग अलग तरह के पीसीआई स्लॉट्स भी होते हैं जिसमें और भी अलग अलग तरह की डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो वही है पेरिफेरल, ठीक है। पेरिफेरल को हमने एक बार एक्सप्लेन किया था। पेरिफेरल का मतलब क्या? हाँ, मतलब जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। आसान भाषा में पेरिफेरल का मतलब क्या? जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, वो आपके पेरिफेरल शब्द के अंतर्गत ही आ जाती हैं। बसेस क्या होती हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। बसेस को एक लाइन में डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। जैसे बस होती है तो हम यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ठीक है। तो बस भी एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कह सकते हैं या वायर कह सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द वायर्स टू पास इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी मदरबोर्ड के अंतर्गत एक मोटा मोटा रहता है, ठीक है। सीमॉस बैटरी, ठीक है, उसका फुल फॉर्म एग्जाम में फिलहाल आज तक देखने को नहीं मिला, लेकिन पता होना चाहिए था, ठीक है। जहां जहां पे आपको लगता है उसको थोड़ा सा रिसर्च आप लोग अपने एंड से भी करिए, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जाए बात गूगल जैसी डिवाइस आपके पास है, फोन सबके पास है, तो थोड़ा सा सर्च कर लो, ठीक है। फैन होता ही है आपकी कूलिंग के लिए, ठीक है। इसमें शब्द रखिएगा कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी डिवाइस है जो कूलिंग का काम करती है, तो आंसर क्या है, ठीक है, आसान सी है। एसएमपी यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो उसके अंतर्गत एसएमपीएस ही उसको कंप्यूटर को पावर बैकअप देता है। प्रोसेसर चिप आपकी माइक्रोसॉफ्ट चिप ही कहलाती है। बायोस चिप यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट यानी कि जिस समय कंप्यूटर ऑन होता है तो आपने देखा होगा कि माउस की लाइट जलती ही बंद हो जाती है, कीबोर्ड की लाइट जलती ही बंद हो जाती है, तो वो सारा काम कहां से हो रहा है, आपका बायोस से ही हो रहा है, ठीक है। कि वो चेक करता है कि जो भी फिजिकल कंपोनेंट लगे वो प्रॉपर्ली अटैच्ड है या नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। एक्सपेंशन स्लॉट्स, जाहिर बात है जो भी एक्सपेंशन जो डिवाइसेस होती हैं या पीसीआई स्लॉट्स, बसेस क्या होती हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या वायर्स होते हैं जिसके द्वारा डेटा पास होते हैं या इंस्ट्रक्शन पास आउट होते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखने वाली बातें, क्या बातें हैं, हाँ, यूपीएस का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। हाँ, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, पता होना चाहिए। यूपीएस अनइंटरप्टेड इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। अनइंटरप्टेड लिख लीजिएगा, अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड मतलब क्या, जिसमें कोई बाधा ना पड़े, ठीक है। पावर सप्लाई एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट पावर सोर्स या मेन पावर फेल होने पर लोड को इमरजेंसी पावर देता है। ये लाइन पूरी लिख लेना, ये यूपीएस की परिभाषा ही बता दी गई है और ये पूछी भी गई है कि जब मान लीजिए कि घर में लाइट चली गई, ऑफिस में लाइट चली गई, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्वर्टर घर में काम करता है उसी तरह कंप्यूटर के लिए यूपीएस काम करता है, ठीक है। कि कुछ समय के लिए 15-20 मिनट के लिए आपको पावर बैकअप देता रहता है कि आप अपना काम कर लीजिए, निपटा लीजिए और सिस्टम प्रॉपर्ली शट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो यूपीएस क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट पावर सोर्स या मेन पावर फेल होने पर लोड को इमरजेंसी पावर देता है। तो इमरजेंसी पावर देने का काम आपका यूपीएस का है, ठीक है। समय है, अच्छा हो गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से बस कुछ ही बचा होगा थोड़ा सा। थोड़ी सी चीजें बची हुई हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, रुक जाइएगा। हालांकि ये याद रखने वाली योग बातें हैं, तो इसमें मतलब हर चीज कॉपी में लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये पॉइंट आपके पास मिल ही जाएंगे। बफर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बफर क्या होता है, तो बफर क्या है, एक तरह का टेम्पोरेरी स्टोरेज है, ठीक है। बस इतनी सी लाइन लिख लीजिएगा, बफर एक तरह का क्या है, टेम्पोरेरी स्टोरेज है। टेम्पोरेरी का मतलब क्या, शॉर्ट टर्म, स्टोरेज का मतलब क्या, मेमोरी की फॉर्म में, ठीक है। जहां रजिस्टर आगे के एग्जीक्यूशन के लिए डेटा रखता है। तो बस मतलब चीज है कि अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए व्हाट इज बफर, तो टेम्पोरेरी स्टोरेज का काम आपका बफर करता है, ठीक है। यूपीएस क्या है, आपका इमरजेंसी पावर है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्या है, सीपीयू में एक रजिस्टर है, ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या है, सीपीयू में एक रजिस्टर है जिसमें इंटरमीडिएट अर्थमेटिक और लॉजिकल रिजल्ट स्टोर किए जाते हैं। लिख लो। हम्म हम्म हाँ, ठीक है। जैसे सीधी सी बात है कि जैसे हम नेटवर्किंग की बात करते हैं, अगर कोई डेटा यहां से यहां तक भेजना है, तो ऐसा नहीं कि यहां से भेज दिया तुम जाओ आराम से, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह पे कुछ ना कुछ ब्रिजेस या कनेक्टर रिपीटर्स लगाए जाते हैं। जब हम लोग नेटवर्किंग में आएंगे तो उस तरह की चीजें हैं कि डेटा यहां से यहां पहुंचा, यहां पे फिर रिफ्रेश हुआ, फिर आगे गया, फिर रिफ्रेश हुआ, फिर आगे गया, तब जाके फाइनली यहां से लेकर यहां तक पहुंचता है। वही चीज यहां भी आ जाती है कि एक्यूमुलेटर क्या है, एक तरह के रजिस्टर्स ही होते हैं जिसमें जो जो भी हम काम कर रहे होते हैं अर्थमेटिकल या लॉजिकल, तो उसके जो ऑपरेशंस या रिजल्ट निकलते हैं वो कुछ टेम्पररी फॉर्म में होल्ड रहते हैं, ठीक है। और वो आगे यूज किए जाते हैं। तो वही चीज है एक्यूमुलेटर, ठीक है। क्या है, एक सीपीयू में एक रजिस्टर होता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, आगे बढ़े, ठीक।
सीपीयू में बस एक रजिस्टर है जो एक इंटरमीडिएट की तरह अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन रिजल्ट को होल्ड रखता है। हाँ लिख लो। सीपीयू में एक रजिस्टर है, ठीक है, एक्यूमुलेटर, जो इंटरमीडिएट मतलब क्या, जो बीच की जो भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनको होल्ड करता है, हाँ स्टोर करता है, ठीक है। और परमानेंटली नहीं, रजिस्टर क्या है, एक तरह की आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी ही कहलाता है आपका, ठीक है। हो गया। अब एक काम करते हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं आज, ठीक है, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, चलिए थैंक यू, इसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे अभी।